दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से बात करने के लिए। जैसा कि आज हम जानते हैं कि आज बजट पेश हुआ है, आम बजट, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। ये डिजिटल बजट है और उनका चौथा बजट है। तो आइए जानते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से के लोगों से कि उनकी क्या राय है इस बजट पे, और व्यापारी वर्ग की क्या मांग थी और क्या एक्सपेक्टेशन थी, और ये बजट कितना खरा उतरा उनके मांगों पर और उनके एक्सपेक्टेशन पर। हाँ, तो सर आइए आज बताया जाए, जो आज बजट पेश हुआ है तो आपकी क्या मांगे थी और ये बजट से आप लोगों की मांगे पूरी हुई या नहीं हुई? देखिए, व्यवसायी वर्ग पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के टाइम में प्रभावित था और हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो गई है। तो व्यवसायियों की मांग थी कि खास करके मध्यम वर्ग व्यवसायी को राहत दी जाए ताकि उसका व्यवसाय उद्योग अच्छे से चल सके। लेकिन पूरा बजट देखने के बाद स्टार्टअप और कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ राहत का, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत कहीं नज़र नहीं आया। ऐसे है क्या कि पूरा डिटेल अभी बजट का नहीं आया है। निर्मला सीतारमण ने अपने जो है संक्षेप में जो भाषण दिया है, लेकिन उससे बहुत कुछ ज़्यादा मतलब मध्यम वर्ग निराश है। और आम आदमी को कुछ ऐसे, देखिए, आम आदमी के लिए है वो हर घर नल और आवास, ये सब जो योजना है सरकार की, अधिकतर योजनाएं आम आदमी के लिए और गरीब तबके के लिए चल रही है। लेकिन मध्यम वर्ग भी जब और व्यवसायी वर्ग जो जीएसटी कलेक्शन में जनवरी का आज उन्होंने ही बताया कि 1.40 लाख करोड़ का अचीवमेंट है इस मंथ में, तो व्यवसायी के द्वारा ही जमा किया गया है राशि है। तो व्यवसायी भी उम्मीद करता है कि उसको भी कुछ राहत मिले। लेकिन सरकार जो है कहीं भी कुछ देने के मूड में लगता है नहीं थी। और इनकम टैक्स का स्लैब भी जो जस का तस रख दिया गया। कुल मिलाकर के कुछ नयापन नज़र नहीं आ रहा है जो हम लोग देखना चाहते थे। बताया जाए कि आज बजट को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा कि अभी बताया राजेश जी ने, संक्षेप में हम लोगों ने सुना है और संक्षेप में ही बताया जाता है, लेकिन इसका विश्लेषण बाद में होता है और उसके बाद उसकी बहुत सी बातों को हम लोग समझते हैं और निकलती हैं। अभी जैसा सुना गया कि घरों, जैसे उन्होंने मकान योजना दी, सभी को घर मिले, गरीब को, एक अच्छी योजना है। पानी मिले हर घर में, ये भी अच्छी योजना है। कॉरपोरेट सेक्टर को इन्होंने टैक्स कम किया है, सरचार्ज कम किया है, ये भी एक अच्छी घोषणा है। इसके साथ साथ हमारा एक मांग था धनबाद के लिए कि धनबाद कोई भी शहर का अगर अच्छा शहर बढ़ना चाहे तो उसके लिए यातायात, स्वास्थ्य और उसके साथ साथ शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को यातायात के लिए एयरपोर्ट की बहुत बड़ी मांग थी ताकि डॉक्टर्स आ सकें, यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, लेक्चरर आ सकें, ये सब आता है। उसके साथ साथ हम लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एम्स टाइप का एक हॉस्पिटल खुले, वो भी होना चाहिए था। उसके बाद हमारी तीसरी मांग थी, जैसे कि हम लोगों के साथ साथ हम लोगों को एक ज़रूरी मांग व्यापारियों की अगर देखा जाए आज की डेट में, वो है ऑनलाइन व्यापार पर रोक लगे। अच्छा, हाँ। जो ई कॉमर्स व्यापार है ना, उस पर इतनी कड़ी पाबंदियां हो, क्योंकि वो जो रेट तोड़ के मार्केट को चला रहे हैं। आज हमारे पूरे देश में छोटे व्यापारियों की एक श्रृंखला है, वो पूरे देश में एक चैन के रूप में और सबका परिवार पाल रही हैं। लेकिन जिस तरह से ऑनलाइन दीमक की तरह चाटता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, इससे क्या होगा कि आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी, जिससे देश में नुकसान होगा। पहले क्या होता था, छोटे छोटे परिवार जो बच्चे पढ़ के आए उनको छोटा सा रोजगार खोल दिया, 50,000, 60,000, 10,000 दे करके। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि वो कंपटीशन नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। और आने वाले समय में हमें लगता है जैसे जैसे ये आज विश्लेषण होगा, बहुत सी बातें आएंगी और हमें आशा है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो हमारे पक्ष में होंगी। तो ये बजट में बोला गया है कि जो ये मतलब घरेलू चीज़ें जो मतलब इंडिया, मतलब देश में जो चीज़ें लोकल चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें मतलब हमें छूट दी जाएगी महंगाई में। तो उसके बारे में क्या? लोकल वोकल होना भी चाहिए। जो भी लोकल व्यापारी है उसके माल की सप्लाई भी सरकारी विभागों में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ
लोकल को बढ़ावा देने के लिए आपके जो लोन सिस्टम है और वन विंडो सिस्टम है, मान लीजिए छोटी कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, उसके लिए कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कानून नहीं होने चाहिए, तभी ये हम सफल हो पाएंगे, वरना कानून की अड़चनों में ही हम डूबते चले जाएंगे। सुरेंद्र अरोड़ा, अच्छा, पूर्व अध्यक्ष बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ ठीक। कॉमर्स। आप बताइए, आज आप इस बजट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 2 साल कोरोना की महामारी में और महंगाई की दोहरी मार व्यवसायी वर्ग भी झेल रहा है और आम जन भी झेल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं। सरकार की आमदनी देखिए बहुत हाई हुई, जीएसटी कलेक्शन जो है 1.4 लाख करोड़। तो जब सरकार की आमदनी बढ़ती है तो देशवासी भी उम्मीद लगाए बैठते हैं कि भाई कोई पैकेज का घोषणा होगा, कोई राहत मिलेगी, लेकिन ना व्यवसायियों को कोई राहत है, ना आम आदमी को कोई राहत है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिससे वाबस्ता इंसान का घर गृहस्थी होता है, कारोबार होता है, किचन होता है, वहाँ पे बहुत नज़रें गड़ा के लोगों ने रखा था कि महंगाई को कंट्रोल करने का कोई ठोस कदम सरकार के द्वारा होगा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई बात नहीं की। सस्ता उन्होंने क्या किया? मोबाइल सस्ता कर रहे हैं, चार्जर सस्ता कर रहे हैं। तो मोबाइल और चार्जर आज हर लोगों के पास है और ये बहुत बड़ा इफेक्टिव चीज़ नहीं है, लेकिन जो 365 दिनों की चीज़ें हैं जिससे हर कोई गुजरता है, सुबह से शाम तक गुजरता है, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो या गृहिणी हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सरकार का बिल्कुल इन पर ध्यान नहीं गया। एक महत्वपूर्ण चीज़ की 2017 के बाद मर्जर कर दिया गया रेल को इस आम बजट में, लेकिन अगर देखिएगा तो सिर्फ एक ही पंक्तियां हम लोगों ने, जितने देर हम लोग टीवी के सामने नजरें गड़ाए रखा, हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ देखा कि वंदे भारत ट्रेन जो है 400 वंदे भारत ट्रेन 3 साल में वंदे भारत चलेंगी, लेकिन वो कहाँ चलेंगी, कैसे चलेंगी, उसका रूपरेखा क्या होगा। धनबाद इतना बड़ा जो एरिया होता है रेल का, जो इतना बड़ा राजस्व देता है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी। देखिए, ये बजट अगर निष्पक्ष कहूँ, आम आदमी के भाव से कहूँ, तो पूरी तरह से इसको 5 राज्यों के चुनावी वो क्या बोलते हैं जामे में इसको पहनाया गया है कि जितना सरकार फ़ायदा ले सकती 5 राज्यों में, उस तरह का ये बजट था। लेकिन लुभाने के लिए बिल्कुल चुनावी बजट जब भी होता है, लेकिन झारखंड और धनबाद वासी होने के नाते निराशा हाथ लगी है। अब तो यही आशा किया जा सकता कि झारखंड में अगर आज चुनाव होता, तो शायद धनबाद और झारखंड को कुछ मिलता, लेकिन पूरी तरह से आम आदमी जो मध्य वर्ग है, जो रोज़ खाता कमाता है, हम लोग जैसा व्यवसायी जो है, जो ढेर सारी उम्मीदें लगाता है। देखिए, एक दिन का ये आज लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट, ये 1 साल 22-23 1 साल को कवर करता है। तो कहीं ना कहीं 1 साल में जो उत्साह के साथ कोरोना के मार को झेलते हुए, महंगाई को मार को झेलते हुए आम आदमी या व्यवसायी वर्ग अपने को लड़ता भिड़ता, आज फिर हम लोग संघर्ष करने की ही स्थिति में है। हम लोगों को सरकार के द्वारा कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे सर, आज जो बजट पेश हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजट में व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं और कहूं तो कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो कि ठीक है। जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स में गलती करते हैं तो 2 साल के लिए 2 साल में आप उसको सुधार सकते हैं, तो ये एक नया चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन इसको जीएसटी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि जीएसटी जो है वो नया कानून है और उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है अज्ञानता के वश, तो इसको जीएसटी में भी लागू करना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में 3% की छूट दी है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मझोले और छोटे व्यवसायियों के लिए कुछ भी नहीं दिया है इसमें। और अगर महंगाई की हम बात करें तो महंगाई को कम करने के लिए भी वैसा कुछ नहीं है। मोबाइल पिछले साल महंगा किया गया था, इस साल सस्ता कर दिया गया है। तो अच्छा होता है अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाते, गैस को जीएसटी में लाते, तो शायद वहाँ पे रेट कम होता है, घरेलू गैस रेट कम होती और लोगों को महंगाई से निजात मिलती। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो हर पुराने बजट की तरह ही है, कोई विशेष इस बजट में है नहीं। दूसरी चीज़, अभी आपने एक हमारे मित्र से पूछा था कि ये जो लोकल के लिए जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, चूँकि मैं भी एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ, प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल बहुत दिन पहले लाए थे, लेकिन उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन आज तक हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की कंपनियां ही हैं, जैसे यहाँ पे BCCL ही है, ये सब तो जो है लोकल के माल खरीदते नहीं है, और वहाँ से केंद्र सरकार से भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है कि जेम पोर्टल के थ्रू मटेरियल को आपको खरीदना है। तो जब आप जेम पोर्टल के थ्रू मटेरियल को खरीदेंगे तो बाहर की कंपनी आती है, वो आपका यहाँ पे माल दे जाती है, और हम लोग यहाँ मुँह ताकते रखते हैं, हम रोज़गार नहीं मिलता है, हमारे जो है कर्मचारी हैं वो उनकी तनख्वाह हम नहीं दे पाते हैं जब हमारा व्यापार ही नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि बातें बहुत होती है,
है। अगर उसको धरातल पे लाया जाए तब हम मानेंगे कि हाँ बहुत बजट अच्छा रहा। आज के बजट में क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई ने रेगुलराइज कर दिया और उस पर 30% की टैक्स लगा दी है। और धनबाद की जनता की एक मांग थी कि धनबाद से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग थी, तो आज के बजट में वो ट्रेन की मांग तो पूरी नहीं हुई है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, आइए। देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट का जरिया था। जैसे लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं या कमोडिटी में पैसा लगाते हैं, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी खरीदते थे और इसका जैसे भाव बढ़ता था या गिरता था उसी हिसाब से उनको नफ़ा नुकसान होता था। तो ये एक तरह से इतने दिनों तो मुझे लगता है कि इलीगल ही था, तो सरकार ने उसको लीगल कर दिया है और इसके ऊपर में 30% का टैक्स लगा दिया है कि आप चाहिए तो ठीक है क्रिप्टो करेंसी लीजिए, आप इसमें जो भी करना हो कीजिए, 30% हमको टैक्स दे दीजिए और ये अब जो धंधा वैध हो गया है। दूसरी बात, आपने अभी रेल के बारे में बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, राजस्व देने में हम रेलवे को सबसे आगे रहते हैं। हमारा कभी दूसरा स्थान रहता है, कभी हमारा तीसरा स्थान रहता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को कभी भी रेलवे से सुविधाएं नहीं मिलती है। ना ही हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कभी पहल किए हैं। मुझे लगता है अगर सही में ईमानदारी से पहल किए होते तो धनबाद को जो है आज नई दिल्ली के लिए ट्रेन के लिए नहीं तरसना होता, पूना के लिए ट्रेन के लिए नहीं तरसना होता, बेंगलुरु के लिए नहीं तरसना होता। आज हमारे पास में साधन नहीं है इन सब जगह में जाने के लिए, और दूसरा हमारे पास में एयरपोर्ट नहीं है। तो आखिर हम करें तो क्या करें, हम पड़ोसी जिलों के ऊपर में निर्भर रहते हैं। तो आज का जो बजट था, उस बजट में अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि धनबाद को कुछ ये सब मामलों में कुछ राहत दी गई है। हाँ, वंदे मातरम पहले ट्रेन हुआ करती थी, अभी वंदे भारत कहा जा रहा है। 400 ट्रेनें चलेंगी, इनका क्या रूट रहेगा ये अभी पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि शताब्दी रांची जो है, हावड़ा से शताब्दी रांची है, उसको बदल के वंदे मातरम में उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन कन्वर्ट किया जा रहा है साथ ही उसका रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अगर वैसा रहेगा तब तो हमारा हाथ निराशा ही लगेगी। अच्छा, ये जो क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है तो ये कितना सेफ़ है? नहीं, सेफ का तो ऐसा है ना कि अब एक तरह से जैसे चिट फंड वाली कंपनियां हैं वो भी लेके भाग जाती हैं, तो ये क्रिप्टो भी एक विदेशी संचालित कंपनी है। तो क्या पता क्या इसका भविष्य हो, ये तो कहा नहीं जा सकता। अभी नए हैं तो युवा लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको खरीदने के लिए अपने जेब से पैसा बचा के, जेब खर्च से बचा के, ये सब ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ, बताइए सर। जी सर। आज जो बजट पेश हुआ तो वो मतलब व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, उसके बारे में बताइए। देखिए, व्यापारी की उम्मीद पर कोई बजट खरा नहीं उतरता है। एक जो बार बार एक भाषण आता है, आम जनता का ध्यान तो हर सरकार रखती आई है। आज आम जनता को 1 रुपये किलो राशन मिल रहा है, गैस मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। इसलिए आम जनता की चिंता के जो हम लोग नेतागिरी करते हैं वो बेकार है। आम जनता के लिए हर बजट बढ़िया रहता है, ये भी बढ़िया है। फ्री में मकान मिल ही जा रहा है, हर घर नल पहुँच ही जा रहा है, गैस मिल ही जा रही है, राशन मिल ही जा रहा है। सबसे चिंता की बात क्या है? व्यापार और व्यापारी के लिए हर बजट की तरह ये बजट भी जो है अपने आप में एक बस दिखावा बजट है। कोरोना काल में अगर कोई वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है व्यापार जगत, उद्योग जगत। आम जनता जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उनको सरकारी मदद मिल गई, समाज सेवी संस्थाओं ने मदद कर दी, लेकिन जो मालिक लोग थे वो बेचारे भूखे रो लिए, भूखे सो लिए, न तो मांग पाए न पा पाए। आज सरकार को इस बजट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि व्यापारियों का सम्मान किया जाए, उन्हें सुविधा दी जाए। इस बजट में हम कभी नहीं बोलेंगे किसानों की तरह हमारा कर्जा माफ़ कर दीजिए, हमें फ्री में अनाज दे दीजिए। हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, इस 2 साल की जो हमारी हानि हुई है, हम जो आहत हुए हैं, कम से कम हमें 2 साल तक जो है जो हमारा ब्याज लगाया गया लोन पे, उससे मुक्ति दे दी जाए। हम पूंजी की माफ़ी नहीं चाहते हैं, कम से कम 2 साल जो है हमारा लोन में जो है इंटरेस्ट था उसको माफ़ी कर दी होते, हम इसे अपने लिए बहुत सौगात मानते हैं और हम मानते हैं हम जिंदा रह जाएंगे। धन्यवाद। प्रमोद कुमार गोयल, महासचिव बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हमने देखा बात करके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से, उनकी राय जानी आज के आम बजट पर। तो दोस्तों, हम आए हुए हैं आज धनबाद स्टेशन में और आज हम जानते हैं कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये लोग बिहार को जा रहे हैं और लेबर का काम करते हैं। देखिए इनकी क्या मांगे हैं, इनसे जानते हैं। सर, हम लोग बिहार से बहुत दूर जाते हैं काम करने के लिए, जो है कि बिहार में कुछ भी रोजी रोटी करने के लिए हम लोग वर्कर हैं। मतलब बिहार में कुछ भी नहीं है सुविधा कि बिहार में कुछ कंपनियां हो
ये सब होने चाहिए ताकि वहाँ का युवा सब बाहर ना जाए, अपना घर में रहे, घर में कुछ रोजी रोटी हो, कमाने के लिए हो। अब कुछ पैसे के लिए बाहर जाते हैं, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ फंस जाते हैं हम लोग। जैसा कि देखा गया कि लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर लोग बड़े बड़े शहरों से बिहार, झारखंड, यूपी में पलायन करने लगे। बहुत सारे लोगों की इसमें चलते चलते मौत भी हो गई। तो सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोकल लोगों की मतलब रोज़गार मिल सके। जी जी सही है, अब बिहार में होने ही चाहिए क्योंकि बिहार में बिल्कुल ही मतलब नहीं है। वहाँ पे जितने भी सारे बच्चे हैं सब बाहर ही जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाते हैं क्योंकि कोई रोज़गार नहीं है वहाँ पे, क्या करेंगे सब, इसीलिए करके सब बाहर जाते हैं। तो बिहार में होने चाहिए।